हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका दाबाजे वाला में। तो आज हम लेके आ गए आप लोगों की क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हमारा चैप्टर अभी जस्ट जो फिनिश हुआ है वो आपका चैप्टर नंबर 4 था, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। ठीक, ये लास्ट वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके एकदम से कैसे आपके इंटरलिंक है। दोनों चैप्टर आपकी जेनेटिक्स से करते हैं। ठीक, दोनों में जो आपने कुछ चीजें पीछे पढ़ी थी, ठीक है, जो आप लक्षण पढ़ रहे थे, जो लक्षण थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई ऐसा पदार्थ था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था। ठीक, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। पीछे वीडियो में बात की थी वो लक्षण जो होते हैं पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उनका क्या सिद्धांत होता है, उनके बारे में बात। ठीक है, स्टार्ट करें कहानी को। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने बाया वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा समय निकालिए और जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और आप भी मेरे परिवार के साथ बन जाइए। ओके, स्टार्ट करेंगे कहानी जो है हमारी आज वंशागति का आणविक आधार की बात करेंगे। तो आपका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। पहली वीडियो स्टार्ट होगी आपकी। और इसमें जो है मेन चीज है, जैसे कि ऑफलाइन बच्चे बोलते हैं ना, ये चैप्टर सबसे ज्यादा कठिन लगता है कि इसके जो कौन सा प्योरीन पिरामिडीन ये दुनियादारी जो भी पढ़ते हैं हम लोग, और मतलब एक बोरिंग टाइप लगता है। स्ट्रक्चर देखते हैं कहाँ पर ए जुड़ता है, कहाँ पे डी जुड़ता है, कौन सा सी जुड़ता है, ठीक है, यू कहाँ पर होता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो है वैसे स्टार्ट करेंगे कि हम जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा जो है आपका आनुवांशिक पदार्थ लेकर के। ठीक है, जैसे लेना वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति है क्या, आणविक आधार है क्या? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सभी जीव जो होते हैं वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक, एक कोशिका से मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सबके अंदर कोशिकाएं होती है। और कोशिका जो होती है, हर कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। जैसे मैं बात करूं, एक कोशिका हो गई, ये इसका केंद्रक हो गया। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका कुछ पदार्थ होता है जिससे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं आजकल की भाषा में हम जो आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। लेकिन जब उस टाइम पर जब वैज्ञानिक लोगों ने सोचा था, ठीक है, तकरीबन अब बात करते हैं तो 1869 68 से पहले की बात है ना, तो वो लोग इतना, जहां तक जो साइंस डेवलप नहीं थी, ठीक है, तो वो यही मानते थे कि ऐसा ही कुछ पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ठीक, तो ये मैंने आपको बनाया ये वाला, क्योंकि अब देखो ये किसके अंदर, ये केंद्र के अंदर है। केंद्र को, केंद्र क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। वो तो इंग्लिश नहीं जानते थे ना, जो इतने साइंटिस्ट, वो तो सॉरी हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश में बात करेंगे तो न्यूक्लियस बोलते थे। न्यूक्लियस केंद्र के अंदर, मतलब कि जो कोशिका नहीं सेल हो गई, सेल के अंदर क्या है आपका केंद्र के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसे बोलते थे वो न्यूक्लियस। ठीक है, तो उससे क्या नाम है, न्यूक्लिक अम्ल आया था, न्यूक्लिक। ठीक, न्यूक्लिक बोला है। तब ये न्यूक्लिक जब हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब क्या है, जब आपका केंद्र के अंदर पाए जाने पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ उसकी बात नहीं हो रही कि वो डीएनए आरएनए, उसकी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई तुम्हारी कि जो न्यूक्लिक डिवाइड है वो कहां से, मतलब कोश के अंदर केंद्र के अंदर जो पाए जाने वाला पदार्थ है उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक। अब थोड़ी सी चर्चा आगे कर लेते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे ये जो पदार्थ होता है आनुवांशिक पदार्थ, वंशागति का आणविक आधार है। तो वंशागति में कोई आनुवांशिक पदार्थ होगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता होगा। तो मैं यहां पर एक हेडिंग डालूंगा, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ? सिंपल सा, जैसे कि हम आनुवांशिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, और उसी को यहां से जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, आप बोलोगे वो पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जिसमें क्या होती है आपकी आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, आनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। क्लियर? चलिए तो लिख लेता हूं इसके लिए लाइन, वो पदार्थ या वो बे पदार्थ, ठीक है, एक ही होगा आपका, मैं लिखूंगा वो पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है, जिसमें होता है
एंड जिसमें क्या होती है, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं निहित मतलब होती उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलेंगे वो क्या है, आपका आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, ये मैंने परिभाषा लिखी है, वे पदार्थ जो मतलब वो पदार्थ लिखा है, एक पदार्थ होगा, ठीक है, जो क्या होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जिसमें क्या होते हैं आपके आनुवांशिक सूचना निहित होती है। ठीक, ओके क्लियर। अब हम बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है, ठीक है, कौन से होते हैं, तो थोड़ी सी इसकी हम बात करते हैं। इसकी सबसे पहले इसकी थोड़ा खोज के बारे में बात कर लो, खोज, फिर बताएं कौन कौन से होते हैं, किसी में कौन से होते हैं। खोज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम क्या है, एक वैज्ञानिक आते हैं फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर आते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी सन में कुछ बुक में आपको मिलेगा 1868, कुछ में मिलता है 1869। ठीक है, तो याद थोड़ा सा रखना है, 1868 या 1869। ठीक, 1868 1869 में कौन वैज्ञानिक है, फ्रेडरिक मिशर हैं। फ्रेडरिक मिशर साहब ने कहा इसे खोजा था, तो इन्होंने पश कोशिकाओं के केंद्रक में, पश बोलते हैं मतलब मवाद जो होता है ना, पश कोशिकाओं, मस लिखने वाला है क्या, पश, पश कोशिकाओं, पश कोशिकाओं के केंद्रक में इसकी खोज की थी। कब की थी, 1868 1869 में। ठीक, मतलब या तो 68 या 69 है। ठीक है, मोस्टली जो बुक है वो आपके ज्ञान से 1869 ही लिखती हैं। ठीक है, और कुछ में है 68 भी मिल जाता है। तो ये मैंने अभी लगा दिया, एक ही है, मतलब या तो आप ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, जैसा भी आप पढ़ रहे हो। ठीक, क्योंकि मेरे पास जितने में सोच देखे तो दोनों जगह अलग अलग मिल रहे हैं, 1870 1969। ठीक है, 68 69 में डिफरेंस है बस। कहाँ पर पश कोशिकाएं, पश कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जैसे मतलब जो आपके यहाँ पर चोट इंजरी लग जाती है, मतलब कुछ फोड़ा फुंसी निकलता है तो उसमें कुछ मवाद बन जाता है। ठीक है, मवाद या पश बोलते हैं इसे, हाँ एक नाम और है मवाद। ठीक है, हम मवाद बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसी मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में एक पदार्थ था, इन्होंने इसका नाम दिया था, ये क्या, ये न्यूक्लिन है, क्योंकि किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन, न्यूक्लिन करके बोलेंगे, न्यूक्लिन। इन्होंने कहा वो क्या है, वो न्यूक्लिन है, क्या पदार्थ बोलते हैं, मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक, इसके बाद में दूसरे, अब हम जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये आपका नाम देते हैं अल्टमान, दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं अल्टमान, क्या नाम है इनका, अल्टमान। ठीक, ये अल्टमान जो है ये क्या करते हैं, ये इसी को क्या बोल देते हैं, इसको न्यूक्लिक अम्ल बोल देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी, अम्लीय होती है। ठीक है, कैसी होती है वो, अम्लीय होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल देते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल। देखो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना और डेट में, 1868 में आता है न्यूक्लिन, इसके बाद में आ जाते हैं अल्टमान। अल्टमान कब आते हैं, तो ये आते हैं आपके 1889 में, 1889 में आते हैं, और ये क्या देते हैं, ये इसी वर्ड को बता देते हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। ये तो मतलब इनिशियल जो है बहुत स्टार्टिंग में नॉलेज, एक गैस किया अंदाजा किया गया, हाँ ऐसा कोई पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ठीक है, जो मतलब वंशागति का आधार है, तो उसको इन्होंने बोला था वो क्या है, आपका न्यूक्लिक अम्ल है। किसने बोला था, अल्टमान ने बोला था। ठीक, क्लियर। अब बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और होते क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल की जब स्ट्रक्चर देखा गया तो न्यूक्लिक में क्या बोला, इन्होंने बोला था न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ये क्या होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या इसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो आप ये लिख सकते हो, ये क्या होते हैं आपके
यह है न्यूक्लिक अम्ल। थोड़ी हरी नाम बना लूं यहाँ पर, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या है तो इसकी बात करते हैं। ये आपके क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल क्या है तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब स्ट्रक्चर भी देखेंगे इनका, सब देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये समझो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं कौन से आपके, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। अब ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये आपका आनुवंशिक पदार्थ है, किसके बने होते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। मतलब सिंपल से बोल गया है, बहुलक मतलब जानते हैं हमेशा, देखो बहुलक आपका पॉलीमर्स बोलते हैं, पॉली मतलब मैंने बहुलक बहुत सारे, मतलब यहाँ बोले बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे वो मिल जाएंगे तो क्या बनेगा आपका न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। तो ये ऐसे समझो, ये एक लाइन ऐसी बनी हुई है और उसमें क्या है इस प्रकार से, ये जो मैं जो राउंड कर रहा हूँ ये क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे तो इस पूरी स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलने लगे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें एक जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इकाई मतलब सिंगल एक, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने बना रखे हैं, ठीक, बहुत सारे होते हैं संख्या में। तो ये किसके होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं अब थोड़ी सी इनकी प्रकार के बारे में। अभी तक ये नहीं पता था कि ये कहाँ किसमें है, ठीक है ना। ये कहानी वो स्टार्टिंग कहानी चल रही है आपकी स्टोरी में जो। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रकार। तो प्रकार की हम बात करते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाम है, एक नाम आता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, से हम हिंदी में लिखेंगे पहले तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दैट इज आरएनए, ठीक। दूसरा कौन सा है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहां मैंने अम्ल नहीं लिखा है, यहाँ केवल ओनली लिखा है राइबो न्यूक्लिक, ठीक है। यहाँ पर अम्ल लगा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे बोलेंगे डीएनए, ठीक। ये डीएनए है और ये आरएनए है। ये जो न्यूक्लिक जो अम्ल था ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से बताया था अभी आपको, ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक आपका आरएनए दूसरा डीएनए। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एक आपको आता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, क्लियर। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये किस में होता है और ये किस में होता है। कौन से जीव ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं, तो जो आरएनए होता है ये मोस्टली जितने भी आपके वायरस होते हैं, जितने विषाणु होते हैं, ठीक, हिंदी में बोलते हैं विषाणु, इंग्लिश में वायरस, जो विषाणु होते हैं इनमें जो होता है आपका इनमें जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है आपका आरएनए होता है, ठीक, विषाणु, ठीक। इसके बाद में जितने भी आपके हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, हायर मतलब उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, पादप होते हैं, उनमें सब में आपको क्या मिलेगा, उच्च श्रेणी के जीव, ठीक है। अब उच्च श्रेणी का मतलब मैंने क्या बोल दिया है ना, जितने भी हायर कंडीशन हायर कैटेगरी में जो आ रहे हैं ना वो सारे आपका जाए उच्च श्रेणी के जीव, चाहे इंसान हो, ठीक, यानी इंक्लूड आपका ह्यूमन बीइंग है। इसके बाद में आप जितने भी चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, सब में क्या आपका डीएनए जो होगा वो आपका आनुवांशिक पदार्थ होगा, ठीक। तो अभी तक जो चीजें हैं एक फटाफट क्लियर कर, इसके बाद में इसको मैं मिटाने वाला हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ इसकी आगे स्टोरी है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो न्यूक्लिक अम्ल, पहले समझो कि न्यूक्लिक पदार्थ होता क्या है, जो आपके आनुवांशिक पदार्थ, देखो ये तो बाद की बात है, न्यूक्लिक अम्ल बाद में आया है। पहले एक कुछ ऐसा था जिसे पीछे हम क्या पढ़ के कुछ आनुवांशिक लक्षण पढ़ के आ रहे थे, तो आनुवांशिक लक्षण के लिए कोई आनुवांशिक पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। तो वो होता क्या है, तो पहले तो हमने ये आना कि आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा मैंने लिख ली, ठीक।
फिर बात करेंगे सबसे पहले खोज किसने की थी, तो खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। कब किया था, तो 1868 में या 69 में खोज कर दी थी। कहाँ खोजा था, तो पशु कोशिकाओं के केंद्र में, पशु समझ रहे हो, ममाद वाली कोशिकाओं में। और उन्होंने नाम दिया था इसे न्यूक्लिन। और क्या नाम दिया था, इन्होंने इसे बोल दिया था ये क्या है, दैट इज न्यूक्लिन है। ठीक, इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम होता है अल्टमान। अल्टमान जो आते हैं 1889 में, जो न्यूक्लिन है वो कहते हैं इसकी क्षारीय अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति वजह से ये क्या बोल देते हैं, ये कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल है, क्योंकि केंद्रक के अंदर पाया गया है, तो इसका मतलब है केंद्रक का अम्ल है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, अब हम बात करेंगे सिंपल चीज में क्या मतलब इसके मतलब जो बने किसके होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होता है तो आपके ये क्या होता है, आपके न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, बात करें न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होता है, सबकी बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होगा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। एक न्यूक्लिक अम्ल बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। ठीक, फिर मैंने बात की थी इसके प्रकार की, तो प्रकार में हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल आपके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए, दूसरा आपका डीएनए। ठीक, और जो सबसे ज्यादा है हमारी बुक में, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्क्राइब है, ठीक, सबसे ज्यादा हमारे बुक में लिखा हुआ इसके बारे में, वो डीएनए के बारे में लिखा हुआ। सबसे ज्यादा डीएनए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो जाए, ठीक, चाहे कुंडल, सब कुछ आप डीएनए के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हो। ठीक है, हालांकि एक अंतर पढ़ लेंगे मोटा मोटी आप डीएनए आरएनए में, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ोगे वो डीएनए के बारे में पढ़ोगे। ठीक, क्लियर। अब इसको हम हटाते हैं, इसके बाद में आगे कहानी सुनेंगे, क्या रहेगी स्टोरी आपकी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो आपके न्यूक्लियोटाइड, मैंने अभी बोला था नीचे, जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक, तो पहले एक लाइन में लिख लूं ताकि तुम्हें सारी चीजें पीछे से जुड़ी रहें, क्योंकि वो लिखा हुआ था ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, अब ये बहुलक होते हैं तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, आपकी न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। तो यदि यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड लिखें तो इसमें क्या क्या होता है, तो एक सिंपल सी लाइन में मैं खत्म कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पर आप दो वर्ड पढ़ोगे, एक तो न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे, दूसरा न्यूक्लियोसाइड पढ़ोगे, मैं दोनों यहाँ पर ही क्लियर कर दूंगा, न्यूक्लियोटाइड, दूसरा आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोनों में, न्यूक्लियोसाइड कौन सा होता है, न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है। ठीक, यदि हम बात करते हैं आपके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में जो क्या होता है आपका, एक तो शर्करा होती है, ठीक, शर्करा। ठीक, आप हेडिंग बना सकते हो न्यूक्लियोटाइड के संगठन, न्यूक्लियोटाइड का संगठन, न्यूक्लियोटाइड के घटक। ठीक, जिसमें मैंने शॉर्ट लिखूंगा थोड़ा शर्करा। शर्करा के बाद में और क्या होता है इसमें, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, एंड और मिलता है आपके पास में इसमें फास्फोरिक अम्ल, क्या फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, जो इसमें फास्फोरिक अम्ल जो होता है, इसी वजह से जो डीएनए होता है ये कैसा हो जाएगा आपका, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये अम्लीय हो जाता है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो बात करेंगे फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, तो यहाँ पर आपके पास में शर्करा होगी, ठीक, इसके बाद में नाइट्रोजनी क्षार मिलेंगे, क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक, न्यूक्लियोसाइड, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये कर लो, न्यूक्लियोटाइड है ना, टाइड मतलब ट्राई तीन। ठीक है, जहां पर वर्ड आ जाए न्यूक्लियोटाइड तो वहां पर देखना तीन चीज होगी, कौन कौन, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक अम्ल। ठीक, जब बात आ जाए न्यूक्लियोसाइड की तो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड कौन से, शर्करा है, नाइट्रोजन क्षार है और फास्फोरिक अम्ल है। जब न्यूक्लियोसाइड देखोगे तो शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार मिलेंगे। ठीक,
जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो आपका डीएनए होता है, सेकंड आपका आरएनए होता है। अब जैसे डीएनए और आरएनए है तो उसी प्रकार से ये जो आपकी शर्करा है ये भी दो तरह की होंगी, ठीक, ये भी आपके दो तरह के होंगे और बहुत सिंपल है, ठीक है, उसमें कोई आपको वो तो मतलब ये आपका एक ही है। इसका फॉर्मूला मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्या होता है H3PO4, ठीक, फास्फोरिक अम्ल, ये आपका न्यूक्लियोटाइड में होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करें यहाँ पर शर्करा की, तो कौन सी शर्करा किसमें पाई जाएगी, शर्करा, ठीक, शुगर की बात करते हैं। यदि आपका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ठीक है, क्या बता रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में बात करते हैं और इधर मैं लिखूंगा आरएनए, ठीक। तो शर्करा की बात करते हैं तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में बात करेंगे आपकी डीऑक्सी, क्या नाम लिखूंगा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, ठीक। या बोल सकते हैं जो इनमें जो भी शर्करा होती है पेंटो शर्करा होती है दोनों में, ये तो ध्यान रखना, पेंटो शर्करा मतलब 5 कार्बन वाली, ठीक है। शर्करा को एक नाम और दे सकते हैं यहाँ पर पेंटो शर्करा, इसमें समय पेंटो शर्करा लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो चाहे आरएनए हो चाहे आपका डीएनए हो, ठीक, दोनों में शर्करा होगी वो कौन सी होगी, आपकी पेंटो शर्करा होगी, ठीक। बस नाम चेंज यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शर्करा, भी अंतर बताऊंगा डीऑक्सी क्यों नाम आया है, और इसका नाम है, इसमें कौन सी होती है, इसमें बताएंगे, इसमें होती है राइबोस शर्करा, कौन सी होती है, राइबोस शर्करा होती है, राइबोस शर्करा, ठीक। आरएनए में कौन सी होती है, आपकी राइबोस शर्करा होती है, इसकी बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। यदि इनकी स्ट्रक्चर देखना चाहो तो स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखो एक बीच में तो आपका ऑक्सीजन रहेगा, ठीक, एक कार्बन इधर जुड़ेगा और थोड़ा नीचे कर दूं, फिर यहाँ पर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा और देन आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और एक यहाँ पर होगा, एक आपका इधर जुड़ा होगा C2OH, ठीक। तो यहाँ पर आप जब कार्बन काउंट करोगे तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 सी मिल गई, 5 सी मतलब ये कैसा आपका पेंटो शर्करा है, ठीक। अब हम राइबोस शर्करा की बात करते हैं, राइबोस शर्करा में क्या होता है, हर कार्बन मतलब यहाँ पर बात करेंगे आपको, यहाँ पर भी आपका एक OH मिलेगा, ठीक, OH मिलेगा, यहाँ पर भी एक OH मिलेगा, यहाँ पर भी OH मिलेगा और उधर तो आपको दिख ही रहा है OH बना हुआ, ठीक, उधर तो जो है आपको दिख ही रहा है OH दिख रहा होगा क्लियर। तो देखो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 OH OH हो गए, लेकिन यहीं पर जब हम बात करते हैं इसकी शर्करा की, किसकी, डीऑक्सी राइबोस शर्करा की, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे आप, ऑक्सीजन लो लोगे, इसके बाद में इधर आपका C हो जाएगा, एक C इधर हो जाएगा, देन आपका इधर आ जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब इसे क्या कर देना, ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे, एक C यहाँ पर, एक C यहाँ पर, तो 1 2 3 4 और एक इधर आपकी आ जाएगी CH2OH, CH2OH, ठीक। कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट कहानी में कहां पर आता है, देखो कार्बन की थोड़ी सी गिनती मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा और आपके लिए इस पेन से, कार्बन की गिनती हमेशा इधर शुरू करेंगे तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये सब काम आने वाला है जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, तब भी और अभी भी कौन से किस कार्बन से कौन सी क्या जुड़ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ आपके लिए, नंबर काउंट करिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक। तो आपके पास में 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब देखो मेन डिफरेंस क्या होता है आपका राइबोसोम में, डीऑक्सी राइबोसोम में, इसमें क्या होता है, तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसके पास में OH है, ठीक, यहाँ पर OH नहीं होता, ओनली H होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का अणु होता है वो विस्थापित हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक। इसी वजह का नाम रखा था डीऑक्सी, इसने क्या किया, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट किया है, हटाया है क्या, ऑक्सीजन का एक अणु हटाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, एक OH है। तो यहाँ बात करेंगे, देखो OH यहाँ है, यहाँ सेकेंड नंबर पर कार्बन नहीं होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जब भी आप डिफरेंस लिखोगे डीएनए और आरएनए में तो आपको ये पॉइंट है मेंशन करना पड़ेगा, कौन जो आरएनए डीएनए में
ठीक, OH की बेस पर किस कार्बन पर आपका जो होता है OH नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड वाले कार्बन पर क्या नहीं होता, आपका एक OH नहीं होता है डीएनए की संरचना में। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले में OH मिलेगा। ठीक है, तो इसमें OH है तो तभी इसका नाम पड़ गया है राइबोस शर्करा। और इसमें एक मतलब O नहीं है, ठीक, OH नहीं है, H तो है, ठीक, मतलब O नहीं है तो इसे बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ठीक, तो जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कौन से, डीएनए आरएनए, क्या होती है, इनमें शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा एंड राइबोस शर्करा। दोनों की मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी है और साथ में क्या एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो भी मैंने बता दिया आपके लिए। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आपका कौन सा तीसरा जो हमारा आता है, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार। ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक, नाइट्रोजनी क्षार इसके तो कोई प्रकार नहीं है, फास्फोरिक अम्ल है, वो तो सिंपल से एक यौगिक है आपका, सबसे जुड़ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, हाँ, इसमें आपको ये बनाना, इसमें बॉन्ड वगैरह बंद बनते हैं, वो जब हम संरचना पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड की तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल हम मसाला इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या इसमें किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, फिर वो किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कहानी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छे समझो तो आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे पहले आप जानोगे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, तो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक अम्ल के बने होते हैं। ठीक, और ये दूसरा वर्ड आपको सर ने ये कहाँ डाल दिया, ये डाल दिया है मैंने, आपको एक वर्ड मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में केवल शर्करा होती है और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ठीक है, पढ़ना मेन चीज, हमें इसको ध्यान देना, ये तो आपको खत्म है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे आपका दूसरा कौन सा, नाइट्रोजनी क्षार को लेकर के। यहां से आप सही से पढ़ते हो तो एक जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में 2 नंबर में, आरएनए डीएनए में अंतर वाला। ठीक, यहां से आपके क्लियर हो जाएगा आरएनए और डीएनए में मेन अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा दोनों में। अब हमारा जो टॉपिक है क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया शर्करा के बारे में। अब पढ़ेंगे नाइट्रोजनी क्षार। ठीक, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस, ये जो बात करते हैं तो ये जो बेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। ठीक, किसकी बात करते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन की बात करते हैं। ठीक, यदि आप देखोगे स्ट्रक्चर में प्यूरिन की, पिरिमिडीन की, तो इनमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। जो आपकी पिरिमिडीन होती है, ठीक है, एक सेकेंड इनको डाल लो, हमारी कहानी को स्टार्ट करूंगा, कंटिन्यू। नाइट्रोजनी क्षार, तो नाइट्रोजनी क्षार भी मैंने क्या बताया आपके 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर आप लिख लें कौन से, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आपका होता है प्यूरिन, कौन सा आता है बेटा, प्यूरिन। सेकंड आता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। ठीक, अब इनके अंदर है, अब आप पढ़ रहे हैं पिरिमिडीन, प्यूरिन, एल्डिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, वो क्या है बताऊंगा जरा, रुको। ठीक, क्या है सबकी चर्चा करेंगे। तो प्यूरिन, पहले सर अंतर जाने इनमें और इनमें होता क्या, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन आपकी एक 2 वलय स्ट्रक्चर होती है। प्यूरिन जो आपकी नाइट्रोजन होती है इसमें कितने, इसमें 2 वलय पाए जाते हैं, मतलब 2 रिंग पाए जाती हैं, डबल रिंग संरचना होती है, 2 वलय पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं देखो मैं बना दें, एक आपके हेक्सागोनल होगा मतलब 6 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और इसी में एक क्या लग जाएगा आपका, ऐसे ऐसे एक 5 लग जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज प्यूरिन। ठीक, प्यूरिन कितने होंगे, 2 वलय पाए जाते हैं, और जो पिरिमिडीन होगी इसमें केवल एक ही वलय पाया जाता है, एक ही रिंग पाई जाती है। और थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हो, रिंग रिंग मतलब बेंजीन वाली संरचना ना, बिल्कुल 6 कार्बन वाले, गलत हो रहा है बार बार, ऐसे जान लो, ये लो, इसको यहाँ मैच कर दो, इसको यहाँ मैच कर दो। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 गोनल आपकी होती है। इसमें 2 वलय होते हैं और इसमें 1 वलय होते हैं। ठीक, ये इनका मेन डिफरेंस हो गया प्यूरिन और पिरिमिडीन में लेकर के। अब बात करेंगे इनके अंतर्गत आता कौन कौन सा है और फिर कौन कौन से आपका डीएनए और आरएनए में होते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो प्यूरिन की बात करते हैं, प्यूरिन के अंतर्गत आपके 2 क्षार आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन।
ठीक, कौन से आते हैं? एक तो आता है एडिनिन, एडिनिन, दूसरा आता है आपका ग्वानिन। कौन सा आता है? ग्वानिन। ठीक, एडिनिन, ग्वानिन। अब देखो कहानी ट्विस्ट वाली क्या है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में ये पाए जाएंगे। जो आपकी प्यूरिन है, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन। ठीक, अब सुनो, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन में एक वलय होते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं साइटोसिन की बात करेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन हो गया। इसके बाद में आपका थायमिन एंड तीसरा आपके पास में है यूरेसिल। ठीक, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ठीक, अब यहां से कहानी देखो, ये तो दोनों में है, चाहे डीएनए हो या आरएनए में, दोनों में आपको ये क्षार मिलेंगे, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन लेकिन भाई ये साइटोसिन है, ये दोनों मिलेगा। थायमिन यूरेसिल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहूंगा, ये डीएनए में होता है, मात्र डीएनए में थायमिन, और जो यूरेसिल होता है ये मात्र आरएनए में होता है। ठीक, मात्र आरएनए में होता है। तो अब हम बात करें हर एक आपके न्यूक्लिक अम्ल में, मतलब हर एक, मतलब डीएनए आरएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? तो बेटा 4 पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 4। ठीक, वो आपके कौन से होंगे? जैसे आप बात करेंगे डीएनए के अंतर्गत, तो डीएनए में आ जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। यदि बात करो किसमें? आपके आरएनए में, तो ऊपर वाले दोनों ले लो, एडेनिन, ग्वानिन, और इधर साइटोसिन, और इधर हटा के इसे ले लो यूरेसिल। ठीक, तो 4 प्रकार के चारों देखो यहाँ पर टोटल कितने? 1 2 3 4 5, लेकिन एक में नहीं होता है। वो कौन सा नहीं होता है? देखो ये कॉमन कॉमन वाले कौन से हैं? ये दोनों जगह पाए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, मैं सीख रहा हूँ। कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, बस ये है आपके कंपटीशन वाले। ये रहेगा डीएनए में, ये रहेगा आरएनए में। ये कॉमन है वो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ठीक है, क्लियर हुआ तुम्हारे यहां तक? कोई दिक्कत किसी को तो बता दो भाई, कुछ बनता है? नहीं। अब हमारे अगला जो है, क्या आपका तीसरा जो घटक था वो कौन सा? फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं। तो तीसरा जो घटक था, ये दूसरा है, इसके बाद में तीसरा जो घटक था वो था फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। ठीक, फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका दोनों में होता है। ठीक है, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों में होगा। लेकिन साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, ये कैसा होता है आपका फास्फोरिक अम्ल? पी लिखना, H3PO4। ठीक, ये एक अम्ल होता है, और इसी वजह से क्या होता है, जो भी आपका न्यूक्लिक अम्ल होगा, न्यूक्लिक अम्ल अम्ल बोल रहा है, इसी वजह से रहा। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ बोलो, न्यूक्लिक अम्ल बोलो, डीएनए बोलो, सब एक ही है। ठीक है, क्योंकि अब जो है खोज हो चुकी, सब एक ही वर्ड आ गए, डीएनए अम्लीय होता है। ठीक, चाहे डीएनए हो या अम्लीय, डीएनए या आरएनए। ठीक है, मैं दोनों लिख दूंगा, डीएनए या फिर आरएनए लिख लूँ। ठीक, डीएनए आरएनए अम्लीय होता है, किसकी वजह से होता है? तो फास्फोरिक अम्ल की वजह से होता है। ये आपके थे, मतलब जो आप क्या है, न्यूक्लिक अनुवांशिक पदार्थ बोलिए, डीएनए बोलिए, और या आप पूछ सकते हैं इनके लिए क्या, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, ये आज की क्लास में अभी तक मैंने क्या सीखा है, अभी तक हम लोगों ने जाना है अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसकी खोज और उसके घटक। ठीक, अभी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको जो बताई थी, स्ट्रक्चर, पेंटो शर्करा, ये के नंबर याद रखने हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक, जहां पर इनके बारे में कौन कौन से वर्ड बनते हैं, कौन से किस पर फर्स्ट होगा, फिर आपके 3 days 5 days बाद सारी चीजें वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे।